हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ मशीन। हमको बैलेंसिंग टर्म की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि वी आर हैविंग ऑलरेडी हैविंग सम मशीन कंपोनेंट विच इज अ इम्बैलेंस्ड फॉर्म, विच इज इन अ इम्बैलेंस्ड फॉर्म, जो कि ऑलरेडी इम्बैलेंस फॉर्म में है। तो जिसके चलते हमको क्या करना पड़ता है, उस मशीन को बैलेंस फॉर्म में लाना पड़ता है। बिकॉज ड्यू टू दैट इम्बैलेंस देयर मे बी चांस ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। जब मशीन ऑपरेट करता है, अगर ये इम्बैलेंस रहेगा, so there may be a chance of vibration. Due to that vibration, that machine leads to failure, right? So we need to reduce that vibration in a machine component. For that we need a concept which is called balancing of machine. ये वाइब्रेशन होता है कहाँ कहाँ पे? आप लोग जनरली देखा होगा, जनरेटर वगैरह या कोई भी हेवी मशीनरीज होता है, व्हेन इट ऑपरेट देयर में बी अ चांस ऑफ हेवी वाइब्रेशन। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा वाइब्रेशन होता है। सो वी नीड टू रिड्यूस दैट वाइब्रेशन अप टू सर्टन एक्सटेंट। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस वाइब्रेशन को रिड्यूस करना पड़ता है। फॉर दैट हमको क्या करना पड़ेगा, उस मशीन को बैलेंस करना पड़ेगा। जब वो बॉडी रोटेट कर रहा है या फिर रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होता है ड्यू टू दैट रोटेटिंग एंड ड्यू टू दैट रेसिप्रोकेटिंग, वी नीड टू रिड्यूस दैट वन। उसके लिए हमको एक फेनोमेनन या आप ऐसे कह सकते हैं, हमको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ मशीन। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंसिंग होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ऑल दिस थिंग्स। बैलेंसिंग अगर हम लोग एक नॉर्मल वर्ड में बोलना चाहें, ये बैलेंसिंग क्या होता है, वी नीड टू मिनिमाइज द अनबैलेंस फोर्स। बॉडी या मशीन कंपोनेंट में जितना भी इम्बैलेंस फोर्स है, उसको हम लोग को रिड्यूस करना है। उसी फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज स्टैटिक बैलेंसिंग एंड अनदर इज डायनामिक बैलेंसिंग। हम इस क्लास में देखेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक बैलेंसिंग एंड व्हाट इज डायनामिक बैलेंसिंग। ठीक है, तो उससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए। दिस इज हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट दो फोर्स के बारे में हमको पता लगना चाहिए। एक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अनदर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं थोड़ा सा आपको पता ही होगा, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ ये है क्या। लिसन, सपोज दिस इज अ बॉडी, राइट? सपोज दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस सर्कल। ये बॉडी क्या कर रहा है, इस सर्कल के अबाउट रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी। तो ड्यूरिंग दिस रोटेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये बॉडी के ऊपर दो टाइप का फोर्स लगेगा, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या काम है ये दोनों फोर्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज डिरेक्टेड इनवर्ड टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन को जो भी फोर्स इनवर्ड आएगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सिमिलरली द ऑपोजिट फोर्स विच इज डिरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो भी आउटवर्ड फोर्स एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारे इस बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा यूज होने वाला है। हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is all about and how we can use this centrifugal concept in our balancing mechanism। ठीक है, अभी आप लोगों को ये पता चल गया होगा। अभी आगे चलते हैं। इसमें वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और एक बार बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड अ कार इज रोटेटिंग अबाउट दिस सर्कल। एक सर्कल के अबाउट ये कार रोटेट कर रहा है। तो इसमें दो टाइप का फोर्स आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरो मार्क इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी सेंटर के इनवर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, जो भी सेंटर से आउटवर्ड फोर्स एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, द बैलेंसिंग आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक बैलेंसिंग, अनदर इज डायनामिक बैलेंसिंग। सो पहले देखते हैं कि स्टैटिक बैलेंसिंग है क्या। स्टैटिक बैलेंसिंग ऑकर व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट है जिसके ऊपर एक रोटर माउंटेड है, ये वाला, और ये रोटर इज रोटेटिंग अबाउट दिस शाफ्ट। ये जो रोटर है ये शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट, राइट? बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक अनबैलेंस फॉर्म। ये कैसे स्टैटिक अनबैलेंस है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनबैलेंस मास लगा हुआ है, जिसके चलते क्या हो रहा है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो शिफ्ट कर जा रहा है ऊपर इधर, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट कर जा रहा है। ये सेंटर ऑफ मास है क्या, इट इज़ द पॉइंट ऑन अ ऑब्जेक्ट वेयर
होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट टोटल ऑब्जेक्ट का जो भी मास है वो इस पॉइंट के अबाउट कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं। और डायनामिक अनबैलेंस केस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट द न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शिफ्टिंग एट एन एंगुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये एंगुलरली डिस्प्लेस हो रहा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दैट इज इट इज़ द केस ऑफ डायनामिक अनबैलेंस। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट कर जा रहा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट ये जो शिफ्ट हो रहा है वो एंगुलरली शिफ्ट हो रहा है। इसका मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन द सेंट्रल प्रिंसिपल एक्सिस इज बोथ टिल्टेड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द रोटेटिंग सेंटर लाइन। ये जो रोटेटिंग सेंटर लाइन से, मतलब कि ये वाला जो रोटेटिंग सेंटर लाइन से डिस्प्लेस भी हो रहा है और टिल्ट भी हो रहा है। टिल्ट मतलब कुछ एंगल में टिल्ट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक अनबैलेंस। ठीक है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। पहले स्टैटिक बैलेंसिंग को देखते हैं हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बार ले रखा है, द बार नेम्ड QP। इसके ऊपर एक मास माउंट किया है मैं यहाँ पे, आई माउंटेड अ मास हियर, दैट मास वैल्यू इज़ कैपिटल M। और जब ये रोटेट करेगा तो हो सकता है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो शिफ्ट कर जाए, कुछ इस तरह का शिफ्ट हो जाए, जिसके चलते इस पार्ट्स में बहुत वाइब्रेशन जनरेट होगा, जो कि बात आगे चल के ये कंपोनेंट को फेलियर कर सकता है। जिस उसको काउंटर करने के लिए मैंने क्या किया, दो ठो मास यहाँ पे काउंटर मास लगाया, दैट इज़ M1 एंड M2। और जो बार का टोटल लेंथ था दैट इज़ L। और जो ये मास था ये इस एंड से L2 डिस्टेंस पर है और इस Q पॉइंट से L1 डिस्टेंस पर है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फिगर। अभी हम लोग देखते हैं कि इस मास को हम लोग कैसे, मतलब इस मास को हम लोग कैसे स्टैटिस्टिकली, आई मीन स्टैटिक बैलेंस फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंटर से आउटवर्ड एक्ट करता है, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, जो कि सेंटर के इनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस रोटेशन यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आउटवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आउटवर्ड एक्ट करेगा और यहाँ पे भी आउटवर्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लिख रखा है, दैट इज Fc = m ω²r। ये वाला फॉर्मूला आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, पर Fc इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ω इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन। r इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, मतलब दिस रेडियस ऑफ रोटेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने मास m के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट कर रखा है। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर मास m1 एंड m2। यहाँ पे मैंने लिख रखा है Fc1 = m1 ω²r1 एंड Fc2 = m2 ω²r2। स्टैटिक बैलेंसिंग में कुछ नहीं करना है, बस इसका और इसका जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा उन दोनों का ऐड कर देना है और इक्वेट कर देना है विथ दिस मास, आई मीन जो भी अनबैलेंस मास है उसके साथ इक्वेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए Fc = Fc1 + Fc2। Fc की जगह पर मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू डाल दिया, दैट इज m ω²r। Fc1 की जगह पर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू डाल दिया, दैट इज m1 ω²r1 + m2 ω²r2। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैल्यू फॉर मास m2। यहाँ पे मैं कैंसिल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ω² को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरा क्या बच जाएगा, दैट इक्वेशन इज mr = mr1 + mr2। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग। ये दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक बैलेंसिंग। अभी देखते हैं डायनामिक बैलेंसिंग में उसी फिगर को हम लोग डायनामिकली कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब पता रहना चाहिए, दैट इज मोमेंट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मोमेंट इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको क्या करना है, फोर्स को अगर मैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूँ अबाउट अ सर्टन पॉइंट, तो मुझे जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बाय डायनामिक बैलेंसिंग मेथड। देख सकते हैं मुझे बस दो ठो मोमेंट लेना है, मोमेंट एट पॉइंट पहले P में ले लेता हूँ, उसके बाद Q ले लेता हूँ। तो जो भी फॉर्मूला आएगा दैट इज़ द कंडीशन फॉर डायनामिक बैलेंस। तो कैसे इसको सॉल्व करना है आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट P। मैं पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो मुझे क्या करना है, P को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, जहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसको बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
तो देखिए मुझे क्या करना है, अच्छा मैं p को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज p के लिए कुछ डिस्टेंस नहीं है, मैं p के अबाउट निकाल रहा हूँ, मतलब उसके लिए डिस्टेंस कितना है, 0 है, जिसके लिए उसका मूवमेंट भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं दिस फोर्स ड्यू टू दिस, आई मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द मास m1 इज fc1। तो fc1 के साथ मुझे डिस्टेंस कितना मिलेगा, l मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है fc1 इंटू एल। और एक फोर्स है यहाँ पे m, m के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज fc, और p तक डिस्टेंस कितना है, l2। अच्छा ये जो मास है ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, बट ये जो मास है ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स वाई आई हैव पुट हियर अ इक्वल टू साइन। और अगर मैं सबका वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज एफ सी इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इंटू एल इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r इंटू L2। और यहाँ पे भी मैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ, तो बच क्या जाएगा, m1 इंटू आर इक्वल टू m इंटू आर इंटू L2 बाई एल। सो दिस इज माई इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट Q के अबाउट मूवमेंट लेना चाहूँ, मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना चाहूँ, इस पॉइंट के अबाउट, तो मुझे क्या करना है, m2 इंटू एल इक्वल टू m इंटू L1, बस उतना ही करना है। और ये जो करेगा ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और ये जो, और एक बार बोल देता हूँ, ये जो है ये मुझे एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और ये मुझे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मूवमेंट लिया हो एट पॉइंट Q, दैट FC2 दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू मास m2 इंटू एल इक्वल टू FC इंटू L1। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर किसका वैल्यू है, FC2 का वैल्यू है, यहाँ पे डाल दिया, और m r ओमेगा स्क्वायर किसका वैल्यू है, FC का वैल्यू है, यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद कैंसिल क्या कर सकता हूँ, सेम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, तो इक्वेशन क्या आएगा, m इंटू r2 इक्वल टू एल को लेके इधर डिवाइड कर दिया, m r इंटू L1 बाई एल। So these are the two formula, that is equation 1 and equation 2 for calculating the dynamic balancing of an object. So this is all about your static balancing and dynamic balancing. Hope you enjoy this session. Thank you.